वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगी हुए लाभान्वित, लाखों पेंशन भोगियों को मिला जबरदस्त फायदा। बेंगलुरु में आयोजित 2 दिवसीय डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को स्मार्टफोन के उपयोग, ऑनलाइन सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम ने उन्हें नई तकनीकी क्षमताओं से परिचित कराया। जुलाई के 15 से 16, 2024 को बेंगलुरु के आयकर कार्यालय में वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों के लिए एक ऐतिहासिक 2 दिवसीय डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों को स्मार्टफोन के प्रभावी उपयोग की जानकारी प्रदान करना था। प्रशिक्षण के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश प्रतिभागी स्मार्टफोन का उपयोग केवल वीडियो देखने तक सीमित कर रहे थे, जबकि स्मार्टफोन की असली क्षमताओं से वे अनजान थे। स्मार्टफोन की बुनियादी विशेषताएं। कार्यक्रम में स्मार्टफोन की बुनियादी विशेषताओं पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसमें पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और फेस आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से सुरक्षा, फोन खो जाने पर उठाए जाने वाले कदम, आवश्यक ऐप्स का डाउनलोड, वर्चुअल मीटिंग में भाग लेना, यूपीआई और भुगतान ऐप्स के माध्यम से पैसे ट्रांसफर, ऑनलाइन बैंकिंग, आईटी रिटर्न फाइल करना, टैक्स और बिल भुगतान के तरीके शामिल थे। इसके अतिरिक्त डिजी लॉकर, सीजीएचएस, आभा और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के उपयोग पर भी शिक्षित किया गया। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी। इस सत्र में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिभागियों को व्यक्तिगत डेटा, बैंक विवरण और पासवर्ड की सुरक्षा, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, बिजली और डेटा बचाने के तरीके, फर्जी कॉल या संदेशों से निपटने के उपाय, सोशल मीडिया और ईमेल का सही उपयोग और साइबर हमलों से सुरक्षा के उपाय सिखाए गए। श्री लुइस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए बार-बार सतर्क रहने की सलाह दी और सोने से पहले फोन और वाईफाई मॉडेम बंद करने का सुझाव दिया। उन्होंने किसी भी समस्या में सहायता का आश्वासन भी दिया। नए ज्ञान की ओर एक कदम। वरिष्ठ नागरिकों और पेंशन भोगियों ने प्रशिक्षण के लिए आयोजकों का धन्यवाद किया, विशेष रूप से श्री एस.सी. महेश्वरी, महासचिव, भारत पेंशनर्स समाज, नई दिल्ली का, जिन्होंने डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता को पहचाना और टीसीएस के साथ सहयोग किया। बेंगलुरु में इस कार्यक्रम की शुरुआत एक सफल प्रयास साबित हुई, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि पुराने लोग भी नए कौशल सीख सकते हैं। डिजिटल साक्षरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। बेंगलुरु के सीबीडीटी पेंशनर्स एसोसिएशन और डीआरडीओ पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इस कार्यक्रम की सराहना की और इसे अत्यधिक उपयोगी बताया। यह प्रयास डिजिटल साक्षरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे कार्यक्रम अन्य शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। बीपीएस का यह प्रयास वास्तव में सराहनीय है और डिजिटल युग में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए सांसद हेमा मालिनी से मिले ईपीएस 95 पेंशनर्स। ईपीएस 95 पेंशनर्स मेट एमपी हेमा मालिनी टू इंक्रीज द मिनिमम पेंशन। दिनांक 19 जुलाई 2024 को ईपीएस 95 पेंशनर्स जागरूकता अभियान अंतर्गत ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के लिए नेशनल एजुटेशन कमेटी एनएसी के सदस्यों ने मथुरा, उत्तर प्रदेश में माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी, सांसद मथुरा से एनएसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चौधरी पूरन सिंह ने प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात की व ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। माननीय सांसद महोदया ने पेंशन वृद्धि के संबंध में एनएसी के प्रतिनिधि मंडल को बताया कि मैं पूरी तरह से आप लोगों की पेंशन वृद्धि की मांग को मंजूर करवाने हेतु प्रयत्न कर रही हूं। आप लोग व्यथित न हो। एनएसी प्रतिनिधि मंडल में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ मथुरा के जिला अध्यक्ष करण सिंह, जिला सचिव श्री धर्म सिंह पहलवान, जिला उपाध्यक्ष श्री अशोक बाबू व श्री चंद्रशेखर मिश्रा इत्यादि पदाधिकारी उपस्थित रहे।
प्रधानमंत्री के साथ हुई थी न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की बात। आपको बता दें कि सांसद हेमा मालिनी की अगुवाई में ही ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगे 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच पाई है। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने वादा किया है कि वह ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मांगे पुनः प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगी। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि समेत पेंशनधारकों के प्रमुख मांगे। ईपीएस 95 पेंशनधारकों को न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये की जगह 7,500 मिले और उस पर महंगाई भत्ता मिले। सभी पेंशनधारकों को मुफ्त मेडिकल सुविधा मिले। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार उच्च पेंशन का लाभ बिना भेदभाव के मिले। जिन पेंशनधारकों योजना में शामिल नहीं किया गया है उन्हें कम से कम 5,000 रुपये प्रति महीना पेंशन मिले। ईपीएस से आपको कितनी मिलेगी पेंशन? जानिए कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़ी जरूरी जानकारियां। यदि आपको ईपीएफ और ईपीएस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है या फिर आप इन दोनों के बीच का अंतर नहीं जानते तो आज हम आपको इससे जुड़ी जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं। क्या है ईपीएस? कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस एक रिटायरमेंट स्कीम है। इसको ईपीएफओ द्वारा मैनेज किया जाता है। इस योजना से संगठित क्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम कर चुके रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलता है। बता दें कि जो कर्मचारी 58 वर्ष की आयु में रिटायर हो चुके हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिसने कम से कम 10 साल तक नौकरी की हो। ऐसा जरूरी नहीं कि ये नौकरी अपने लगातार ही की हो। बता दें कि ईपीएस को 1995 में लॉन्च किया गया था। इस योजना में मौजूदा और नए ईपीएफ सदस्य भी शामिल हो सकते थे। नियोक्ता कंपनी और कर्मचारी दोनों ही ईपीएफ फंड में कर्मचारी की सैलरी में से 12% का समान योगदान करते हैं। बता दें कि कर्मचारी के योगदान का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाता है और नियोक्ता कंपनी के शेयर का 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस में और 3.67% हर महीने ईपीएफ में जाता है। जानिए योग्यता शर्तों के बारे में। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने से जुड़ी शर्तों के बारे में जानिए निम्नलिखित जानकारियां। आपको ईपीएफओ के सदस्य होना अनिवार्य है। आपने 10 वर्ष तक नौकरी की हो। आपकी उम्र 58 साल हो। बता दें कि आप 50 वर्ष की आयु होने पर ईपीएस से पैसे निकालना शुरू कर सकते हैं। साथ ही आप 2 साल 60 साल की उम्र तक के लिए अपनी पेंशन को रोक भी सकते हैं, जिसके बाद आपको हर साल 4% की अतिरिक्त दर से पेंशन मिलने लगेगी। जानिए ईपीएस के तहत कैसे करें पेंशन को कैलकुलेट। सदस्य अपनी की मासिक पेंशन राशि की कैलकुलेशन नीचे दिए गए फॉर्मूला के अनुसार कर सकते हैं। कर्मचारी का मासिक वेतन पेंशन योग्य वेतन x पेंशन योग्य सेवा 70 ईपीएस पेंशन योजनाओं के प्रकार। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं हैं। नीचे दी गई पेंशन के प्रकारों से ईपीएफ ग्राहक के परिवार के सदस्य को आय प्रदान की सुविधा मिलती है। 1. विधवा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन। विधवा पेंशन या वृद्धा पेंशन ईपीएस विडो पेंशन योग्य सदस्य की विधवा स्त्री के लिए प्रदान की जाती है। बता दें कि विधवा की मृत्यु या उसके पुनर्विवाह तक इस पेंशन से मिलने वाली राशि का लाभ ले सकती हैं। मासिक वृद्धा पेंशन राशि ईपीएस 1995 की टेबल पर निर्भर करती है। बता दें कि न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाकर 1,000 रु कर दी गई है। साथ ही मासिक पेंशन योग्य सैलरी को 15,000 रु तक बढ़ा दिया गया है। 2. अनाथ पेंशन सदस्य की मृत्यु होने पर और उसकी कोई जीवित विधवा नहीं होने पर उसके बच्चे को मासिक विधवा पेंशन के मूल्य की 75% राशि मासिक अनाथ पेंशन ईपीएस ऑर्फन पेंशन के रूप में दी जाती है। यह सुविधा बड़े से छोटे क्रम में 2 जीवित बच्चों के लिए ही होगा। 3.
बाल पेंशन सदस्य की मृत्यु हो जाने पर परिवार में जीवित बच्चों के लिए मासिक बाल पेंशन ईपीएस चाइल्ड पेंशन दी जाती है। इस पेंशन को बच्चे के 25 वर्ष तक पूरे होने तक दिया जाता है। ऐसे केरें अपने ईपीएस अकाउंट का बैलेंस चेक सदस्य अपने ईपीएस खाते का बैलेंस ईपीएफ पासबुक के जरिए जान सकते हैं। साथ ही आप ईपीएफ पासबुक पोर्टल पर भी अपना यूएएन और पासवर्ड का डालकर अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद पासबुक डाउनलोड भी कर सकते हैं। पेंशन अपडेट। पेंशन योजना प्रमाण पत्र के बारे में जानिए, वरना भारी भरकम नुकसान। कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई कर्मचारी ईपीएफओ में निवेश के 10 वर्ष पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देते हैं, तो वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे वह भविष्य में नई जगह नौकरी के लिए अपने सर्टिफिकेट को सरेंडर करके दोबारा ईपीएफओ में निवेश कर सकते हैं। पेंशन अपडेट। ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत निवेश करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष योगदान करना जरूरी होता है। 10 वर्ष से कम सेवा करने वाले कर्मचारी पेंशन हेतु पात्र नहीं माने जाते। ऐसे में यदि कोई ईपीएफओ सदस्य 10 वर्ष पूरे होने से पहले अपने नौकरी छोड़ देता है और किसी प्रतिष्ठित कंपनी में दोबारा नौकरी ज्वाइन नहीं करता या ऐसी जगह नौकरी करता है जहां ईपीएफ एक्ट लागू नहीं है, तो इस स्थिति में वह पेंशन योजना प्रमाण पत्र स्कीम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकता है। इस सर्टिफिकेट के जरिए आप दोबारा ईपीएफ को अपने नए खाते से जोड़कर अपने पेंशन के लिए 10 वर्ष इसमें निवेश करके पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में यदि आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं, तो चलिए जानते हैं कैसे आप स्कीम सर्टिफिकेट भरने के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्या है पेंशन योजना प्रमाण पत्र? बता दें, पेंशन योजना प्रमाण पत्र ईपीएफओ द्वारा जारी किया जाता है। इसमें सदस्य की सदस्यता और परिवार की जानकारी दर्ज होती है। ऐसे में ईपीएफओ सदस्य यदि नौकरी छोड़कर भविष्य में दोबारा नौकरी ज्वाइन करते हैं, तो दोबारा पेंशन योजना का सदस्य बनने के लिए वह इस सर्टिफिकेट को सरेंडर करके अपनी सदस्यता को नए अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। कैसे करें पेंशन का आवेदन? पेंशन योजना प्रमाण पत्र के लिए आप अपने नियोक्ता के जरिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे तो पेंशन स्कीम के तहत आवेदक के 10 साल पूरे होने के साथ साथ पूरी पेंशन क्लेम करने के लिए 58 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। हालांकि यदि वह अर्ली पेंशन के लिए क्लेम करते हैं, तो वह 50 वर्ष से 58 वर्ष की आयु तक भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यह सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिनकी सदस्यता भले ही 10 साल हो गई है, लेकिन उनकी आयु 50 वर्ष से कम है और वह अपनी जॉब छोड़ चुके हैं। ऐसे सदस्य यह सर्टिफिकेट लेकर 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर इस सर्टिफिकेट को लगाकर फॉर्म 10D में पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। पेंशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सदस्य को फॉर्म 10C के लिए आवेदन करना होगा।